Hello students, I am Shahnawaz and today we will continue magnetic effects of electric current with one of the most important topic electromagnetic induction. मैंने जैसे कहा एक बहुत important topic है electromagnetic induction as per the examination point of view से भी आपकी studies point of view से भी और हमारी डेली लाइफ में हम जो कुछ इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस या कोई बड़ी मशीनरीज यूज़ करते हैं उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। एक ट्रेन का फोटोग्राफ है, इट इज़ बेसिकली अ मैगलेव ट्रेन। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है आपके सामने, कुछ माइक्स हैं और भी इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं जिनका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। तो आज आप देखेंगे क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और किस तरह से ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, इस वर्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अगर आप वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये ब्रेक होता है इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दो वर्ड्स में, और इंडक्शन हमारा थर्ड वर्ड हो गया। अब देखिए इसको इस तरह से आप समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है, किसी मैग्नेट की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड कर रहे हैं किसी कॉइल में। अगर आप मैग्नेट की वजह से किसी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसको इस तरह से समझिए, इंड्यूस करने का मतलब क्या है। लेट अस कंसीडर कि आप दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड में बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं और दूसरा जो फ्रेंड है वो एवरेज है। कुछ अच्छी हैबिट्स भी हैं, कुछ बुरी हैबिट्स भी हैं। ये दोनों फ्रेंड्स हमेशा साथ साथ रहते हैं। अब संगत का असर देखिए, जिसे हम बोलते हैं ना संगत का असर, ये होता है कि कुछ दिन के बाद जो एवरेज स्टूडेंट है या एवरेज फ्रेंड है उसमें गुड हैबिट वाले फ्रेंड की काफ़ी सारी गुड हैबिट्स आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। ना तो वो उसको फोर्स करता है कि ये ले लो, ना वो लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी साथ में रहने की वजह से उसकी बहुत सारी गुड हैबिट्स उस एवरेज स्टूडेंट में या एवरेज फ्रेंड में आ जाती है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पर गुड हैबिट्स एवरेज स्टूडेंट या एवरेज फ्रेंड में इंड्यूस हो गई यहाँ पर गुड हैबिट्स क्या हुई है, इंड्यूस्ड हो गई। तो इसी तरह से जब मैग्नेटिज्म की वजह से या मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से किसी कॉइल में अगर करंट इंड्यूस्ड हो जाए, अगर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस अमेजिंग प्रिंसिपल को इन्वेंट करने वाले थे सर माइकल फैराडे। इसका पूरा पूरा क्रेडिट इन्हें ही जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ माइकल फैराडे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ माइकल फैराडे इज़ producing current with the help of magnetic force. In other words, we can say also Faraday produced electricity from magnetism. As I said, Faraday produced electricity from magnetism, a phenomena called the electromagnetic induction. जैसा मैंने अभी कहा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेली लाइफ के हिसाब से। स्वीपिंग मशीन, आपको स्वाइप मशीन दिख रही है, सॉरी, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है, माइक है, ट्रेन है, ऐसे और भी डिवाइसेस हो सकती है। इन सभी डिवाइसेस के लिए किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पर काम करते हैं और क्या किस तरह से बेसिक इनका फंक्शन होता है, इसके लिए कुछ अलग वीडियोज़ बने हुए हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में देख सकते हैं उन्हें। बट फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल देखने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से एक मैग्नेट की वजह से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हुई है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कंसिडर करते हैं, या मैं ये कहूँ कि इसे एक एक्टिविटी से समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक कॉइल कंसिडर कीजिए, एक आपको सामने कॉइल नज़र आ रही है। एक कॉइल कंसिडर कीजिए, इस कॉइल में आपने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है। इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना या करंट को सेंस करना, उसको मेज़र करना। अब आप कहेंगे सर करंट को मेज़र करने के लिए तो हमारे पास एम्पियर मीटर भी है या एमीटर भी है, फिर इस गैल्वेनोमीटर की ज़रूरत क्या पड़ी? तो हम चलिए सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। आपको ये समझना चाहिए
कि एम्पियर मीटर और गैल्वेनोमीटर में जो दो बेसिक सबसे डिफरेंस हैं उनमें से एक ये है कि गैल्वेनोमीटर थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एमीटर। इट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे अमाउंट के करंट फ्लो को भी आसानी से सेंस कर लेता है, जबकि एमीटर उतनी अच्छी सेंसिंग नहीं रखता या उतनी अच्छी सेंसिटिविटी नहीं रखता। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, गैल्वेनोमीटर इज़ मोर सेंसेबल या मोर सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू एमीटर। दूसरा एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि एम्पियर मीटर की जब हम बात करते हैं तो एम्पियर मीटर सिर्फ किसी पर्टिकुलर सर्किट में एक ही डायरेक्शन में करंट को मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल ये एम्पियर मीटर है, किसी सर्किट में अगर लगा हुआ है तो ये एक ही डायरेक्शन में करंट को मेज़र करता है यहाँ से, ठीक है, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। जबकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ये किसी पर्टिकुलर सर्किट में बाई डायरेक्शनल करंट मेज़र करता है। फॉर एग्जांपल अभी करंट अगर लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रही है तो इसका डिफ्लेक्शन किसी एक डायरेक्शन में होगा। अगर सपोज़ करंट राइट टू लेफ़्ट फ्लो हो रही है तो इसका डिफ्लेक्शन किसी दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इट मीन्स कि एक ही सर्किट में अलग अलग दो डायरेक्शंस में जब करंट फ्लो हो रही होती है या फिर एक ही सर्किट में जब करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रही होती है तो हर बार ये करंट को तो मेज़र करता ही है लेकिन साथ में उसकी डायरेक्शंस को भी मेज़र करता है। तो ये दो सबसे बड़े डिफरेंस हैं एम्पियर मीटर और गैल्वेनोमीटर के। तो हमें इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन में करंट मिलने वाली है, या मैं ऐसा कहूँ कि हर पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज होने वाली है, एक दूसरे से रिवर्स होने वाली है, इसलिए हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन भी मेज़र करनी है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द गैल्वेनोमीटर इंस्टेड ऑफ एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि इनिशियली ये नल पोजीशन में होता है। नल पोजीशन उसे कहा जाता है जब गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग ज़ीरो शो कर रहा होता है, और गैल्वेनोमीटर की जो ज़ीरो रीडिंग है वो हमेशा सेंटर में होती है। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो सेंटर में प्लेस्ड है, सेंटर में पोजीशन है, और सेंटर में ही इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो चलिए एक्टिविटी शुरू करते हैं। आपने यहाँ पर कॉइल के साथ में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया है। नाउ यू आर कंसिडरिंग अ बार मैग्नेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट है जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल ईजिली अपेयरेबल है। जैसा मैंने कहा इनिशियली गैल्वेनोमीटर अपनी रीडिंग ज़ीरो शो कर रहा था। इट मीन्स कि यहाँ से किसी भी तरह का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस पर्टिकुलर कॉइल से किसी भी तरह का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब आपने धीरे धीरे इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाना शुरू किया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर नॉर्थ पोल जो है वो कॉइल की तरफ है और साउथ पोल कॉइल की अपोजिट डायरेक्शन में है। इट मीन्स कि आपने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल धीरे धीरे कॉइल की तरफ लाना शुरू किया। क्या होगा, क्या होगा इसके पहले एक चीज़ और देखते हैं हम कि मैग्नेट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है इस तरह से, जिसकी डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है ना। और ऐसी एक लाइंस नहीं होती, ऐसी नंबर ऑफ लाइंस होती है। क्लियर। सो मैग्नेट, किसी पर्टिकुलर मैग्नेट से या बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती है यही उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रही होती है। सो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाती है, आप जैसे जैसे इस पर्टिकुलर बार मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाते जाते हैं, कॉइल के करीब लाते जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बार मैग्नेट से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका कांटेक्ट इस कॉइल से बढ़ता जाता है, उसका कांटेक्ट भी इस कॉइल से क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर कॉइल को मोशन में करके रखा हुआ है आपने, कंटिन्यूसली इस कॉइल को, या मैं कहूँ इस बार मैग्नेट को आपने मोशन में करके रखा हुआ है। ये बार मैग्नेट इस पर्टिकुलर कॉइल के करीब आ रहा है, इस पर्टिकुलर कॉइल के करीब आ रहा है, और जैसे जैसे ये करीब आ रहा है इस पर्टिकुलर कॉइल से क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि जब किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट में अगर कोई चार्ज मोशन करता है तो वो चार्ज अपने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस्ड करता है, या हम उसे ऐसा कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस चार्ज पर एक फ़ोर्स ऑफ़र करता है। सो आप देखिए यहाँ पर जो कॉइल है हमारी, वो कॉइल क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कॉइल बेसिकली क्या है, एक तरह का कंडक्टिंग मटेरियल है। ये जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा क्या होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं। और ये फ्री चार्जेस कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है अच्छी तरह से
ये फ्री चार्जेस कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर कॉइल को क्रॉस करती जा रही है, इट मीन्स कि इस मैग्नेट के इफ़ेक्ट में इस कॉइल से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्जेस होते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल में, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही फिनोमिना ऑकर हो रहा है कि यहाँ पर मैग्नेट के इफ़ेक्ट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, मैग्नेट के इफ़ेक्ट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा चार्जेस पर। जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उन पर किसी ना किसी तरह का फोर्स होगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि इसमें फ़्लो होने वाले जो चार्जेस हैं, इस पर्टिकुलर कॉइल से जो फ्लो होने वाले चार्जेस हैं, पहले तो क्या हो रहा था, वो रैंडम मोशन कर रहे थे। नॉर्मली जब जो नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो चार्जेस फ्लो होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, किधर भी। कभी स्ट्रेट मोशन करते हैं, कभी रोटरी मोशन करते हैं, कभी लेफ़्ट राइट, कभी वाइब्रेट एंड सो ऑन, अलग अलग तरह का मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी तरह का मोशन उनका फिक्स नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कांटेक्ट में ये आए, तो क्योंकि अब इन्होंने अपने ऊपर एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, और ये फोर्स की वजह से ये चार्जेस अब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू हो जाएंगे। ये जो चार्जेस हैं इस कॉइल से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो होना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इफ़ेक्ट की वजह से ये चार्जेस का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, अब वो रैंडम नहीं रहा, अब वो ओरिएंट हो चुका है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि जब चार्जेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर दें, इट मीन्स ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पर किसी तरह का कोई पोटेंशियल हो। क्लियर? ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। इट मीन्स कि यहाँ पर किसी ना किसी तरह का मोशन हो रहा है अगर इलेक्ट्रॉन का, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पोलैरिटी आई है, यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल आया हुआ है। और ये पोटेंशियल किस वजह से आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस की वजह से एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस्ड हुआ था इन चार्जेस पर, या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक फ़ोर्स ऑफ़र किया था इन चार्जेस पर, जिसकी वजह से ये चार्जेस ओरिएंट हो गए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करने के लिए। और जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पोलैरिटी भी क्रिएट हुई है, जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं। और ऑब्वियसली अब चार्जेस अगर फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस ही को तो हम करंट बोलते हैं। जो चार्जेस का फ्लो है वही तो डिफाइन करता है करंट को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस मैग्नेट की वजह से या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से इस पर्टिकुलर कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो गई। सो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेट की वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर कॉइल में एक करंट फ्लो होना शुरू हो गई। अब बात होती है करंट की डायरेक्शन की। अब इस कॉइल से करंट की डायरेक्शन को समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, हमने इसके पहले एक टॉपिक पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सोलेनॉइड। याद आ रहा होगा आई होप आपको। सोलेनॉइड क्या था? ये एक इस तरह की कॉइल आपको सामने नज़र आ रही है। इसमें हमने पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड के किसी पर्टिकुलर टर्मिनल से, दो टर्मिनल्स हैं इसके, इस टर्मिनल पर अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। और अगर इस पर्टिकुलर कॉइल से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्रिएट होने वाला जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो देखिए, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है तो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल। अब होता क्या है यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस, वो देखते हैं हम। एक्चुअली जैसे ही ये मैग्नेट इस पर्टिकुलर कॉइल के करीब आता है, जब इस कॉइल के करीब आता है तो ये कॉइल इसको अपने करीब आने का अपोज़ करती है।
क्यों अपोज करती है? क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस जो हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ़्लो हों। ठीक है, वो अपना रैंडम मोशन ही करना चाहते हैं, वो किसी तरह के प्रेशर को झेलना नहीं चाहते। तो इसलिए ये जो कॉइल होती है वो इस मैग्नेट को अपने करीब नहीं आने देती, इस मैग्नेट को अपने करीब आने नहीं देती, इसका अपोज करती है। इट मीन्स कि यहाँ पर एक तरह का रिपल्शन फोर्स होता है। हम बोल सकते हैं द कॉइल रिपेल्स द मैग्नेट, कॉइल रिपेल्स द मैग्नेट। अब कॉइल मैग्नेट को कब रिपेल करेगी? क्योंकि मैग्नेट को तो मैग्नेट ही रिपेल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप नॉर्थ पोल को इस कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो इस कॉइल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से इसको। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगी किसी सोलेनाइड से तो वहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, वहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जब आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो इस कॉइल के उस रिस्पेक्टिव एंड पर क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की करंट को शो करता है। और यहाँ पर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन आसानी से देख सकते हैं। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट के लिए इस गैल्वेनोमीटर में आप आसानी से किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वहीं पर अब क्या होता है, आप जैसे जैसे इस पर्टिकुलर मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेकर आते हैं वैसे वैसे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉसिंग इससे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब तक क्रॉस हो रही होती है, इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन हो रहा होता है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन हो रहा होता है इट मीन्स कि ये एक वेरिएबल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। जब ये चार्जेस एक वेरिएबल फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, देखिए जैसे जैसे ये इसके करीब आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो अचानक से बदलती जाती है इस पर्टिकुलर कॉइल से। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्रॉसिंग वेरिएशन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वेरिएबल फोर्स इन चार्जेस को अपीयर होता है और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करते हैं। पर क्या होता है, सपोज़ जब आपने इस पर्टिकुलर मैग्नेट को सपोज़ आप इसको इतना करीब ले आए कि ये मैग्नेट इस कॉइल के बीच में ही आ गया, सपोज़ इस कॉइल के बीच में आ गया। अब आपने लाकर इसको यहाँ पर रोक दिया, आपने लाकर इस मैग्नेट को यहाँ पर रोक दिया। अभी भी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे कंटिन्यूसली निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस भी हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन नहीं हो रहा। विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन नहीं हो रहा है। इट मीन्स क्योंकि अब वेरिएशन नहीं हो रहा है तो ये जो चार्जेस होंगे उन्हें कांस्टेंट फोर्स अपीयर होगा और कांस्टेंट फोर्स अपीयर होने की वजह से उस फोर्स का इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा और फिर यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। इट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर अगेन ज़ीरो रीडिंग आपको शो करना शुरू कर देगा। याद रखिए करंट तभी फ्लो होगा जब मैग्नेट मोशन करेगा कॉइल के रिस्पेक्ट में, जब मैग्नेट मोशन करेगा कॉइल के रिस्पेक्ट में, या मैं ऐसा कहूँ कि मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिस्पेक्टिव मोशन होगा तभी यहाँ पर करंट फ्लो होगी। रिस्पेक्टिव मोशन अगर नहीं होगा तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो चलिए अब मैग्नेट को आपने देख लिया, मैग्नेट आप बीच में लेकर गए, आपने देखा मैग्नेट का मोशन अगर आपने रोक दिया तो करंट का फ्लो ज़ीरो हो गया। अब सपोज़ क्या होगा, अब आप इस मैग्नेट को वापस अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करवाइए, इस मैग्नेट को आप वापस बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्रॉसिंग है, अब क्रॉसिंग तो अभी भी हो रही है लेकिन अब क्रॉसिंग में वेरिएशन शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली आप जैसे जैसे इस मैग्नेट को बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से की जो क्रॉसिंग का वेरिएशन है वो यहाँ पर क्या होगा, शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए क्रॉसिंग का वेरिएशन यहाँ पर कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता जाएगा। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही है इस कॉइल से वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। इट मीन्स कि जो चार्जेस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा था वो फोर्स भी यहाँ पर अब पहले के कंपैरिजन में अपोजिट हो गया। पहले इंक्रीज़ हो रहा था, पहले जब कॉइल के करीब आ रहा था मैग्नेट तो फोर्स जो हो रहा था वो इंक्रीज़ हो रहा था एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स डिक्रीज़ होता जा रहा है, फोर्स डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा कि वो जो चार्जेस होंगे उनका मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन उनका शुरू होगा। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन शुरू होगा तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉइल में, इस कॉइल में
जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, यहाँ पर अपोजिट हो गई। और अपोजिट जब करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली जो पहले नॉर्थ पोल था अब वो क्या हो गया, साउथ पोल। इट मीन्स कि पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी तो अब क्या होगी, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो गया। और क्योंकि नॉर्थ पोल के सामने है ये, तो ये नॉर्थ पोल को अब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि अपने से दूर नहीं जाने देगा। देखिए पहले तो पास नहीं आने दे रहा था, पहले रिपेल कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, दूर नहीं जाने देगा, अपने पास ही रखना चाहता है। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन के जो फोर्सेस हैं ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तरह से करंट इंड्यूस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉइल में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे से समझ में आ रहा होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बर्डन वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको, और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक्स में है इतना ज़्यादा डीप में नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे सिंपल सी बात की हुई है कि अगर आप कॉइल के करीब में लेकर आओगे मैग्नेट को तो नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा एंड सो ऑन। बट इतना ज़्यादा डीप में नहीं है। बट तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई टफ चीज़ नहीं है, ईजिली आपको समझ में आएगा। तो हमने जो पढ़ा उसे हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। दिस करंट इज कॉल्ड द इंड्यूस करंट। जो करंट इंड्यूस हो रही है उस पर्टिकुलर कॉइल में उसे क्या कहा गया है, इंड्यूस्ड करंट। द करंट रिमेन्स इन द सर्किट टिल द मैग्नेट इज मूविंग। सबसे खास बात, द करंट रिमेन इन द सर्किट टिल द मैग्नेट इज मूविंग। जब तक मैग्नेट मूविंग में रहेगा, मैग्नेट मोशन में रहेगा, तब तक करंट रहेगी विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल। व्हेन देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन, अगर मैग्नेट में और कॉइल में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, so the reading on the galvanometer will be zero. The reading in the galvanometer will be zero. Clear? The current produced because a potential difference is developed across the coil. मैंने अभी आपसे कहा था कि वहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस कॉइल में, जिसकी वजह से वहाँ पर करंट फ्लो होगी। ठीक है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आया, क्योंकि जो चार्जेस जो थे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। ठीक है, वो फोर्स किस पर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा था। वो फोर्स किस पर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा था। और उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, मोशन कर रहे थे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सो इसलिए इसे कहा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसे हम शॉर्ट में ईएमएफ भी बोलते हैं। और ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ है, इस मैग्नेट के करीब आने की वजह से इंड्यूस्ड हुआ है। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नाउ द रीज़न फॉर इंड्यूस्ड करंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। व्हाट्स द रीज़न ऑफ इंड्यूस्ड करंट, हाउ द करंट इंड्यूसेस इन द कॉइल। When there is a change in number of magnetic field lines passing through a coil, an induced EMF is produced and an induced current flows in the coil. In this case, number of magnetic lines of force through the coil increases. And the second case, when the bar magnet is moved away from the coil, again the needle of the galvanometer shows deflection but in the opposite direction. Again the number of magnetic lines of forces through the coil changes. In this case, number of magnetic field line of forces decreases. So we already discussed it. अब अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर मैग्नेट को मोशन करवाया, कॉइल को हमने स्टेशनरी रखा हुआ था। ये था कॉइल कैसी, हमारी स्टेशनरी, जबकि ये कैसा था, मोशन में था। अब क्या ये ऐसा ज़रूरी है हमेशा कि हम कॉइल को स्टेशनरी रखेंगे और मैग्नेट को मोशन करवाएंगे? बात सिर्फ इतनी थी कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। बात ये नहीं थी कि ये स्टेशनरी रहेगा और ये मोशन में रहेगा। तो जब बात रिलेटिव मोशन की है तो दोनों में से कोई भी मोशन कर सकता है। ऐसे भी पर्टिकुलर केस हो सकते हैं जब मैग्नेट अपनी जगह पर फिक्स हो और कॉइल जो है वो क्या हो, मोशन कर रही हो। ठीक है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। आप मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो सेम फिनोमेना होगा, कि मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे तो सेम फिनोमेना होगा। सो यहाँ पर रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी द कॉइल should be stationary and the magnet should be in motion. So bringing the coil near the magnet and keeping the magnet stationary, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। आप कॉइल को मैग्नेट के करीब लेके जाइए और मैग्नेट को क्या रखिए, स्टेशनरी रखिए। सेकंड, टेकिंग द कॉइल अवे फ्रॉम द मैग्नेट, कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी। अगेन आप कॉइल को स्टेशनरी रखिए, मैग्नेट को स्टेशनरी रखिए और कॉइल को क्या लेकर जाइए, बाहर की तरफ लेके जाइए।
या ऐसा भी हो सकता है ब्रिंगिंग द साउथ पोल नियर द कॉइल और टेकिंग द साउथ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल. The above activities will bring a change in the number of magnetic lines of forces passing through the coil and thus can produce induced EMF and induced current. So again I am repeating. तो basic concept क्या है कि coil और मैग्नेट के बीच में रिस्पेक्टिव मोशन होना चाहिए जिसकी वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस कॉइल से जब क्रॉस होगी तो उसमें वेरिएशन होना चाहिए. उनके वेरिएशन होने की वजह से कॉइल में अवेलेबल जो फ्री चार्जेस हैं वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. वो फोर्स जब एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करते हैं. जब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि चार्जेस स्पेसिफिक डायरेक्शन में तभी मोशन करते हैं जब उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल होता है. तो इट मीन्स कि यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है. ये पोटेंशियल को हमने कहा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये पोटेंशियल कैसे आया, एक फोर्स की वजह से आया जिसने इलेक्ट्रॉन को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करवाया हुआ है. सो इसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंड्यूस्ड हुआ है, किसी ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया इसे. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस स्पेसिफिक मोशन ऑफ द चार्जेस की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट. इंड्यूस्ड करंट. सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा और बड़ा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है ये. अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार एटलीस्ट देखें. आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आएगा. उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्यूरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए. डेफिनेटली आई विल गिव द सॉल्यूशन. एंड अगेन आई विल से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सकें. तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिएगा. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. ओके, थैंक यू.